बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर, और कहा है कि मंगलवार तक इमरजेंसी कदम उठाया जाए। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और भी सख्त हो चला है। कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा है कि वो मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक करे, साथ ही दिल्ली और एनसीआर में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम पर विचार करे। पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों से एक हफ्ते के लिए पराली जलाना बंद करने का आग्रह करें। आपातकालीन बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव हों, इसके बाद रिपोर्ट अदालत में दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है। उद्योग, बिजली, परिवहन और निर्माण असली अपराधी हैं। वहीं पराली जलाने को लेकर केंद्र के अलग अलग आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये 35 से 40% है। केंद्र के हलफनामे के मुताबिक ये 4% है। दलीलों के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इसे 10% बताया, पहले इसे 20% बताया गया था। मसला इसका नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, अब वो तो केंद्र सरकार को समझना होगा कि वो कौन सा आंकड़ा बता रही है और किस समय का आंकड़ा बता रही है। हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आंकड़ा किस समय का है, क्योंकि किस समय, अगर पराली जिस समय जल नहीं रही थी तो उस समय का आंकड़ा अलग है। भाई किसी दिन 48% पराली का आंकड़ा था, किसी दिन 40% था सफर ने जो जारी किया, किसी दिन 26% जारी किया, तो वो तो आंकड़े सफर के ही हैं, दोनों केंद्र सरकार के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि इस मामले पर वो राजनीति नहीं चाहता। बुधवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि अगर पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों हो रही थी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद सरकार को ठोस कदम उठाने ही होंगे। नई दिल्ली से शरद शर्मा और हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उदय उमेश ललित ने कहा है कि देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। एनडीटीवी इंडिया के आशीष भार्गव से बातचीत में उन्होंने कहा, सभी पोस्ट ऑफिस में लगेंगे कानूनी सहायता के बोर्ड। इसलिए वो 26 जनवरी अपने देश में कई सारे लोग होते हैं जिनको यहाँ तक मालूम नहीं होता कि उनके हक क्या हैं, और एक हक जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है वो है मुफ्त में कानूनी सहायता और सलाह, फ्री लीगल एड। अवेयरनेस की ये जो फ्लेम है, ये जोत है, वो हर जगह जगनी चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि 2 अक्टूबर 21 से लेके 42 दिन का अभियान, जो कि 14 नवंबर को ख़त्म हो चुका है अभी, उस दौरे में अब 6,37,000 विलेजेस हैं हिंदुस्तान में। तो 3 बारी जाओगे तो आप, इसका मतलब करीब करीब 19 लाख के ऊपर आपको जाना चाहिए। और हमने इन 42 दिनों में 19.5 लाख विलेजेस कवर कर लिए हैं। त्रिपुरा में गिरफ्तार 2 महिला पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया है। त्रिपुरा में रिपोर्टिंग को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये त्रिपुरा में हुई हिंसा को कवर कर रही थी। यहां 2 महिला पत्रकार थीं। त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ में केस दर्ज किया और पत्रकारों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर आगजनी हुई है, पत्थरबाजी की गई है। इस घटना की जानकारी कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर साझा की है। पूर्व विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में हैं। सलमान खुर्शीद की इस किताब के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई जा रही है। ऐसा आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी गुटों से की है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने ऐसी किसी भी तुलना से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी किताब समाज में मेल जोल का संदेश देती है। ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है, जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं,
क्योंकि देश में अगर हमें देश की बहबूदी चाहिए, देश में शांति चाहिए, तो हम लोगों को बैठना होगा ना। मेरे साथ बैठे, किसी और के साथ बैठे, हमारे नेतृत्व के साथ बैठे, लेकिन बैठना तो होगा, साथ बैठना तो होगा। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि हमारी राजनीति में असहिष्णुता का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो शशि थरूर ने ये बात ट्वीट करके कही है। और दूसरी खबर, दिल्ली की तिहाड़ जेल में देश के सबसे बड़ी जबरन वसूली के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इसमें जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी अभिनेत्री लीना मारिया पॉल, जेल के अधिकारी और बैंक के अधिकारी समेत 17 आरोपी हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे जेल में रहकर 200 करोड़ की जबरन वसूली की गई और ये पैसा कहां खर्च किया गया। कांचीपुरम का ये आलीशान बंगला और ये ऐशो आराम के साधन सब कुछ ठगी और जबरन वसूली के पैसे से है। अब देश की सबसे बड़ी जबरन वसूली की चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई है। 200 करोड़ की वसूली के मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल, जेल के कुछ अधिकारी और बैंक के कुछ अधिकारी हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सुकेश चंद्र और 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हम लोगों ने दायर किया है कोर्ट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी हाल ही में 5 जेल ऑफिसर्स को मकोका के तहत इन्हें भी अरेस्ट किया है और आगे अभी जांच जारी है। चार्जशीट में 232 गवाह हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो सुकेश ने खुद को भारत सरकार का टॉप ऑफिसर बताते हुए रैनबैक्सी के मालिक शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से जेल में रहते हुए 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए वसूल कर लिए थे। सुकेश कॉल स्पूफिंग और टेलीग्राम ऐप के जरिए अदिति सिंह से बात करता था। दरअसल शिवेंद्र मोहन सिंह और उसका भाई मालविंदर ठगी के मामले में जेल के अंदर बंद हैं। सुकेश ने उन्हें जेल से बाहर निकालने के नाम पर इतनी बड़ी वसूली को अंजाम दिया। इसके लिए जेल अधिकारियों को भी 20 करोड़ रुपए दिए गए। सुकेश के सहयोगी प्रदीप रामदानी और उसके भाई दीपक रामदानी ने पैसा 30 बार में इकट्ठा किया। लेन देन के लिए रोहिणी जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट धर्मपाल मीणा की गाड़ी का प्रयोग किया गया। दीपक की सुकेश से जेल में मुलाकात यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा ने कराई थी। वसूली के पैसे हवाला के जरिए देश के अलग अलग शहरों और दुबई में भेजे गए। 18 शेल कंपनियों और 53 फर्मों के जरिए पैसे को ठिकाने लगाया गया। वसूली और ठगी के पैसे से बेहिसाब संपत्तियां और ऐशो आराम का सामान खरीदा गया, जिसमें आलीशान बंगला और 100 एकड़ जमीन भी है। जांच एजेंसियों ने सुकेश के ठिकानों से 23 लग्जरी गाड़ियां, 85 महंगी घड़ियां, लाखों के जीन्स पैंट, लाखों के चश्मे, एप्पल के कई आईपैड, मैकबुक, आईफोन, चांदी के चम्मच, कटोरी, गिलास, 48 जोड़ी महंगे जूते और महंगे बैग, लीना पॉल के दुनिया के सबसे महंगे ब्रांडों के 72 सैंडल और 46 बैग बरामद किए। अभी तो इस मुद्दे पे जांच चल रही है, लेकिन जो मोटा मोटी हमारे पास अभी जो रिकॉर्ड या जो एविडेंस आया उसमें देखा गया कि जितनी भी बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां, फार्म हाउस और कुछ जमीन इसने खरीदा है और 40-50 करोड़ के आसपास जो है इसका एस्टिमेट आया है। बाद बाकी अभी जांच जारी है। सुकेश पर पहले के भी 32 मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं, इसीलिए पुलिस ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया। आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में रोहिणी जेल के 5 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। सुकेश के कारनामे देखकर उसकी केस की जांच करने वाले जांचकर्ता भी हैरान हैं। ठगी का ये तरीका शायद ही किसी ने देखा और सुना होगा, लेकिन फिलहाल वो अपनी पत्नी और अपने गुर्गों के साथ जेल में है और जेल से निकलना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने सभी पर मकोका लगा दिया है। नई दिल्ली से कैमरामैन मनु नायर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
क्रूज शिप ड्रग केस में किरण गोसावी, एनसीबी और पूजा ददलानी दोनों के बीच की अहम कड़ी सैम डिसूजा का बयान महत्वपूर्ण है। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराने जाने के पहले सैम डिसूजा ने एनडीटीवी से बात की और उसमें कई अहम खुलासे किए। सैम डिसूजा, दागदार गवाह किरण गोसावी, एनसीबी और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच की अहम कड़ी। सोमवार को मुंबई पुलिस की एसआईटी में बयान दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन उसके पहले एनडीटीवी से बातचीत में सैम ने बताया कि सुनील पाटिल के कहने पर उसने किरण गोसावी को एनसीबी के अफसर से मिलवाया। तब उसे नहीं पता था कि किरण गोसावी फ्रॉड है। अभी और पूजा ददलानी सामने फेस टू फेस उन्होंने बात की। उन्होंने जो है उसने लिस्ट बताया। उसने बताया कि मैं खुद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। ओके, उसकी गाड़ी गोसावी ने कहा, और गोसावी की गाड़ी में पुलिस का बोर्ड भी था, प्लस उसके पास बॉडीगार्ड था, और मैं तो उसको जानता नहीं था। मैं खुद भी उसको सर करके, यही प्रभाकर साहिल रहा होगा। प्रभाकर साहिल ही था। अब मैं खुद उसको सर करके बात कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आई एम द वन हु इज हैंडलिंग, और मैंने उनको मिला के मैं हो गया साइड। पेशे से लाइजनर सैम ने एनसीबी के गवाह प्रभाकर साहिल के इस दावे को भी गलत बताया कि गोसावी और उसके बीच 25 करोड़ की डील से जुड़ी बात हुई थी। देखो, पैसे की बात नहीं हुई थी वहाँ पे जो बात थी उसकी इतनी थी कि बात करानी थी पूजा ददलानी से। अच्छा, बात उतनी थी। ठीक है, इसलिए बात हो गई दोनों के बीच में। सब निकल गए। फिर वहाँ पूजा ददलानी के साथ उनके हस्बैंड भी आए थे। हाँ, गाड़ी उनकी मर्सिडीज। हाँ, उसके बाद हम लोग गए होटल पे, और फिर बाद में सुनील पाटिल का फोन आया। बोले यार वो पैसे वैसे ले लिए, और हम लोग भी परेशान हो गए। हम लोग शॉक में आ गए। बोले यार 50 लाख रुपए लिया, कौन देगा, क्या हमको मालूम नहीं। हालांकि सुनील पाटिल के कहने पर प्रभाकर से 38 लाख रुपए लेने की बात कबूल किया। सैम डिसूजा के वकील ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर सच सामने लाने का दावा किया है। हमने अपने कंप्लेंट में भी ये कहा है कि इन तीनों ने चारों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी बनाई है, और इस कॉन्स्पिरेसी ये मेरे ख्याल से कुछ ऑफिसर्स के नाम अपने मोबाइल पे दिखा के, लोगों को दिखा के उनसे पैसा निकालने की कोशिश करने का काम इन्होंने किया है। और इन सारे पूरे कांड में, ये पूरे कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने सैम डिसूजा का सिर्फ एक मिडलमैन के हिसाब से यूज किया। आरोपों से घिरे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के लिए सैम डिसूजा डूबते को तिनके का सहारा जैसा है, क्योंकि सैम के बयान से पता चलता है कि किरण गोसावी और समीर वानखेड़े क्रूज शिप ड्रग्स मामले के पहले कभी नहीं मिले थे, और दूसरे 25 करोड़ की डील भी गोसावी खुद कर रहा था। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कर्नल विप्लव त्रिपाठी को आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मणिपुर में शनिवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में आतंकियों ने 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया। उनके काफिले पर हमला किया गया। जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ लौट रहे थे। आतंकियों के इस हमले में कर्नल त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी 36 वर्षीय अनुजा और 5 साल का बेटा अबीर दोनों की मौत हो गई। इस पूरे हमले में 7 लोगों की जान गई है। और अब एक और दुखद खबर। हिंदी की जानी मानी लेखिका मनु भंडारी गुजर गईं। वो 90 साल की थीं। आज दिल्ली में उनका निधन हुआ। मनु भंडारी ने हिंदी के संसार को बहुत सारी यादगार कृतियां दी हैं। उनका उपन्यास आपका बंटी हिंदी में सबसे ज्यादा बिकने वाले साहित्यिक उपन्यासों में रहा। महाभोज भी बहुत चर्चित हुआ। उनकी कहानी यही सच है पर मशहूर फिल्म रजनीगंधा बनी, जो कि हिंदी की यादगार फिल्मों में है। वो राजेंद्र यादव की पत्नी थी। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती और निर्मल वर्मा जैसे लेखकों को उस दौर में जिन महिलाओं ने टक्कर दी, 2 महिला लेखकों ने टक्कर दी, उनमें कृष्णा सोपती के अलावा मनु भंडारी ही थी।